हेलो गाइस, वेलकम टू विजन ऑनलाइन स्टडी। मैं हूं युवराज मलिक एंड आज हम सी टेट क्विज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आपको मिक्सअप सब्जेक्ट की क्विज़ देखने को मिलेगी और जिसमें सारे क्वेश्चन हमने पैडागोजी के लिए रखे हैं। सबसे पहले तो सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। और अब इस टॉपिक पर हम चलते हैं, जिसमें इंग्लिश की पैडागोजी है और हिंदी की पैडागोजी है और साथ में साइकोलॉजी की पैडागोजी है। तीनों सब्जेक्ट को मिक्स करके क्विज बनाई गई है। इससे आपको काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है आने वाले एग्ज़ाम में, जो कि 31 जनवरी को हो रहा है। उसके लिए पहले से ही आपको ऑल द बेस्ट। तो देखिए कितना सीखा है आपने, ताकि आप पता लगा पाएंगे कितने परसेंट क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। और इसी के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें आपको सभी पैडागोजी देखने को मिलेंगी। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी सी टेट में आने लायक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और पहले आंसर दीजिएगा, उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। और जितने भी मार्क्स आपके आते हैं आउट ऑफ 15 वो कमेंट कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच इज अ मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर इन विच द रूल्स आर गिवन टू द लर्नर फर्स्ट फॉलो बाय एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज। कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा मेथड है टीचिंग ग्रामर में जिसमें आपको पहले रूल्स के बारे में बताया जाता है और उसके बाद एग्जाम्पल्स या फिर एक्सरसाइज दी जाती है। तो इसे बोलते हैं डिडक्टिव अप्रोच या फिर डिडक्टिव ग्रामर, जिसे एक्सप्लिसिट ग्रामर भी बोलते, एक्सप्लिसिट अप्रोच भी बोलते हैं, ठीक है। तो डिडक्टिव इज द राइट आंसर। एंड आपने इसका आंसर क्या सोचा था कमेंट में लिखकर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which method of teaching grammar in which learner must discover the rule in context themselves। मतलब जिसको रूल खुद डिस्कवर करना है while reading। मतलब हम किसी पैराग्राफ को रीड कर रहे हैं या किसी रूल्स को रीड कर रहे हैं, और नहीं, रूल्स को नहीं, किसी पैराग्राफ को रीड कर रहे हैं या किसी एग्जाम्पल एक्सरसाइज को रीड कर रहे हैं और उसके बाद हम उसका रूल खुद बनाते हैं, तो इसे बोलते हैं इंडक्टिव अप्रोच या फिर इम्प्लिसिट ग्रामर, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया है इंडक्टिव अप्रोच। और जिसमें हम पहले रूल बनाते हैं और फिर एग्जाम्पल करते हैं वो होता है डिडक्टिव, ठीक है। और जिसमें पहले एग्जाम्पल्स होते हैं और फिर रूल्स को डिस्कवर किया जाता है उसे बोलते हैं इंडक्टिव अप्रोच या फिर इम्प्लिसिट ग्रामर, ठीक है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ मैनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन इंग्लिश फोनेटिक्स लैंग्वेज, ठीक है। तो हमारी जो फोनेटिक्स लैंग्वेज है इंग्लिश की, जिसमें हम साउंड्स के बारे में बात करते हैं, उसमें टोटल कितने कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हमारी जो साउंड्स होती हैं वो टोटल होती हैं 44। कितने साउंड्स होते हैं 44, और 44 में से 24 कॉन्सोनेंट होते हैं और 20 क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं। तो अगर वोवेल्स आते हैं तो वो 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट आते हैं 24 होते हैं, ठीक है। याद रखेंगे इसको। और पेडागोजी में फोनेटिक्स जो एक चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहा है। अगर इस चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, जल्दी इस चैप्टर के नोट्स आपको दे दिए जाएंगे और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैसिव स्किल। पैसिव स्किल है, ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। पैसिव स्किल इन सीरीज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग की जो सीरीज है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसमें एल का मतलब होता है लिसनिंग, एस का मतलब होता है स्पीकिंग, डब्ल्यू का मतलब राइटिंग और आर का मतलब होता है रीडिंग, ठीक है। तो इसके जो पैसिव स्किल होती है वो कौन सी होती है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। सो जो इसमें एक रूल होता है जिसको हम सीरीज बोलते हैं, जिसको जो होता है एल एल एस आर डब्ल्यू, ठीक है। एल एस आर डब्ल्यू, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एल का मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग होता है। इसमें से इसमें दो तरह के होते हैं, ठीक है। दो तरह के स्किल्स इसमें होते हैं। पहला होता है पैसिव स्किल और दूसरा होता है
एक्टिव स्किल। जो पैसिव स्किल जिसका इसमें पूछा गया है वो होता है L&R। एल मतलब लिसनिंग और रीडिंग, ये दो होते हैं पैसिव, ठीक है। और एक्टिव में क्या क्या आता है, जो बाकी दो हैं वो एक्टिव में आ जाएंगे, स्पीकिंग और राइटिंग। मतलब जब भी कोई बच्चा बोलता है या वो राइटिंग करता है तो वो एक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जब भी वो सुनता है या फिर वो रीडिंग करता है तो वो पैसिव फॉर्म में होता है। ये हम ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसोडी? प्रोसोडी एक यूनिट है, हम इसे कह सकते हैं इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें हम स्टडी करते हैं साउंड्स की, बट वर्बल साउंड्स की नहीं, नॉन वर्बल साउंड्स की। याद रखेंगे, इसमें नॉन वर्बल साउंड्स की हम स्टडी करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा फोनोलॉजी होती है जिसमें हम साउंड्स की स्टडी करते हैं। सिंटैक्स होता है जिसमें हम वर्ड ऑर्डर की स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे यूनिट्स होती हैं जिसमें मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी पूरे जो ग्रामर की सबसे बिगेस्ट यूनिट है उसे मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, और जिसमें हम ग्रामर, स्ट्रक्चर, साउंड सब की स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का यूज किया जाता है? ठीक है, तो रेटिंग स्केल में एक जांच सूची होती है जिस यूज करते हैं आकलन के लिए बच्चों का, ठीक है। आगे चलते हैं। अंत्यवाक्य की संकल्पना किससे संबंधित है? तो अंत्यवाक्य की संबंध जो संकल्पना है यह पठन से प्रक्रिया से रिलेटेड है, जो कि वाइगोत्स्की की है। आगे चलते हैं। बच्चों को भाषा का विकास नहीं होता। बच्चे को किस कंडीशन में भाषा का विकास नहीं होता? कक्ष में, समाज में, पाठ्य पुस्तकों से, या इनमें से कोई नहीं? तो कक्ष में ही भाषा का विकास होता है, टीचर के साथ बातचीत करने में या संवाद करने में, बच्चों के साथ संवाद करने में। और समाज में तो सबसे ज़्यादा भाषा का विकास होता है। पुस्तकों से भी भाषा का विकास होता है, क्योंकि पढ़ना हम पुस्तकों से ही सीखते हैं। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं ही होगा, क्योंकि इन तीनों चीज़ों से तो हम भाषा का विकास कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा डैश के साथ डैश का ही परिणाम है, ठीक है। भाषा समाज के साथ सामंजस्य का ही परिणाम है। ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। भाषा विद्यालय के साथ संपर्क का ही परिणाम है, सिर्फ विद्यालय पर भी हम नहीं कह सकते। भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, और भाषा परिवेश के साथ सामंजस्य का परिणाम है। जो हमारा विकास हो रहा है उसमें तो परिवेश आ सकता था, लेकिन सिर्फ भाषा सीखने में परिवेश नहीं, परिवेश से अच्छा वर्ड समाज काम आएगा। समाज और संपर्क ज़्यादा सही है विद्यालय और संपर्क से, तो समाज संपर्क इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। आरंभ में बालक किस सिद्धांत के आधार पर भाषा सीखता है? बहुमुखी प्रयास के सिद्धांत, मनोरंजन एवं खेलकूद का सिद्धांत, इसे किंडरगार्टन सिद्धांत भी कहते हैं, अनुकरण का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत। तो जो बच्चा होता है आरंभ में सबसे पहले जो भाषा सीखता है वो अनुकरण के सिद्धांत पर सीखता है। जब माँ बाप कोई वर्ड बोलते हैं तो वो उसे कॉपी करता है और उसे ही रिपीट करता है, इसे अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं। तो आरंभ में बच्चा अनुकरण के सिद्धांत के आधार पर भाषा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? सामाजिक अधिगम की हम बात करें, जिसमें हम सामाजिकता को सीखते हैं, ठीक है। प्रकृति, पोषण, अनुकूलन, पाठ संशोधन। तो पोषण इसका सही आंसर है, ठीक है। अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियोस पढ़ी होंगी जिसमें मैंने सभी वैज्ञानिकों के अधिगम सिद्धांत के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सामाजिक अधिगम है वो किस तरह से पोषण पर बल देता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अल्बर्ट बैंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सा सही है? जो सही है वो आपको बताना है। खेल अनिवार्य है, वह इसे विद्यालय में प्राथमिकता देनी चाहिए। बच्चों को सिखाने के लिए प्रतिरूपण प्रतिरूपण बहुत ही पॉजिटिव और इंपॉर्टेंट है एक बच्चे के सामाजिक विकास के लिए, याद रखिएगा। अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। नुकसान तो नेगेटिव हो गया, हमें पॉजिटिव आंसर देना है।
संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है? नहीं। तो बच्चों को सिखाने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है, जो कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत में अल्बर्ट बेंटोर ने भी बताया है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अधिगम अशक्तता वाले बच्चे, मतलब जिसमें अशक्तता हो, अशक्तता से आप समझ चाहते होंगे, तो इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। बच्चे का एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों व वर्णों में भ्रम होता है। जो अधिगम अशक्तता वाले बच्चे होते हैं उनको एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों व वर्णों में भ्रम होता है। दूसरा इसका विकल्प है, बच्चे दृश्य और शब्दों को नहीं पहचान पाते। तो उसमें तो अगर उनकी आंखों में प्रॉब्लम होती तो वो ना पहचान पाते। तो यहाँ तो अधिगम लर्निंग की बात चल रही है, ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है, मानसिक विकास थोड़ा मंद होता है। मानसिक विकास थोड़ा मंद होता है, बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। नहीं, ये तो हम पहले से कभी भी कह ही नहीं सकते। तो दो क्वेश्चन तो दो जो इसके विकल्प हैं वो तो बिल्कुल गलत हो गए हैं। और उसके अलावा जो यही है, अधिगम अशक्तता को यही बोलते हैं जब समान अक्षर और वर्णों में हमें भ्रम हो जाता है बच्चों को। ठीक है, उसमें मतलब समान अक्षरों में जैसे डी को बी बनाने लगता है कोई बच्चा, तो इस टाइप के बच्चों को क्या पढ़ता है, ये कह सकते हैं अधिगम अशक्तता वाले बच्चे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करने की, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना सीखने की। ये तो गलत हो गया। बाकी तीन है, इसमें जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है मूल्य विश्वासों को अर्जित करने का ही है, यही इसका सही आंसर। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ठीक है, तो भाषा संज्ञानात्मक विकास को जरूर प्रभावित करती है, सामाजिक अनुभव, परिपक्वता और क्रियाकलाप सभी करेंगे। सामाजिक अनुभव संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, तो सामाजिक अनुभव इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से 15 क्वेश्चन आज हमने किए। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सभी अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करो, या फिर किसी भी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप किसी भी अपडेट के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। और इसके अलावा हमारे जो ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, जिसमें सभी प्रकार की PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू so much.